हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग ECS 184 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन ए में जो जो टॉपिक्स होते हैं और जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो। सेक्शन ए होता है लॉन्ग आंसर्स का। इसके बाद अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी जो कि होता है शॉर्ट आंसर्स का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सेक्शन ए वाली तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखना ताकि आप दोनों सेक्शंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है तो इसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको मार्क्स चाहिए तो लिखना तो पड़ेगा और लिखने के लिए आपको समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है सेक्शन बी में जो रिपीटेड टॉपिक्स है उसमें डाटा टाइप्स, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा, राइट। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि रिसर्चर ने खुद कलेक्ट किया हो फर्स्ट हैंड और वो स्पेसिफिकली उसी पर्पज़ के लिए हो जिस पर्पज़ की वो स्टडी कर रहा है, राइट। इसके एग्जांपल हो सकते हैं सर्वे, इंटरव्यू, फील्ड ऑब्जर्वेशन, ये सब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया हुआ होता है बट और वो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है बट लेकिन वो स्पेसिफिकली किसी और चीज़ के लिए कलेक्टेड है और हम कोई और स्टडी कर रहे हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए कि उसमें सारी डिटेल्स ना हो हमारे स्टडी से रिलेटेड। इसके एग्जांपल हो सकते हैं सेंसस डाटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या फिर बुक्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। इसके बाद अगर हम कोई फील्ड वर्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे ये हम देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कि हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि हमारा फील्ड वर्क किसकी है। देन सेकंड स्टेप होता है कि हम डाटा कलेक्शन टूल्स को डिज़ाइन करें जैसे कि क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट वगैरह। देन थर्ड स्टेप होता है कि हम जो सैंपल है वो चेक करें, उसको सिलेक्ट करें और जो साइट है वो सिलेक्ट करें। फोर्थ स्टेप होता है हम इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन करें। इन्वेस्टिगेटर्स मतलब जो कि ये फील्ड वर्क कंडक्ट करने वाले हैं वो उनको ट्रेन करें। फिफ्थ हम डाटा कलेक्ट करें एंड सिक्स्थ हम वेरीफाई और ऑर्गेनाइज करें रिस्पॉन्सेज को। तो ये तो हो गया डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा और फील्ड ऑर्गेनाइजिंग फील्ड वर्क की क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? सैम्पलिंग टेक्निक वो मेथड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंडिविजुअल्स का सबसेट चूज़ करने के लिए, किस में से? पॉपुलेशन में से। अगर आपने फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको समझ पाएंगे। ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से हम एक सबसेट चूज़ कर रहे हैं, उसको हम सैम्पल साइज बोलेंगे जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसमें क्या क्या सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं? रैंडम सैम्पलिंग्स मतलब हर एक जो पर्सन है पूरी पॉपुलेशन में उसका इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। लॉटरी मेथड इसका एक एग्जांपल हो सकता है। देन थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो जो अगर ये पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है तो हम एक ग्रुप को उठा लेते हैं, वो पूरा पॉपुलेशन का सैंपल हो जाएगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कि एक पर्टिकुलर पर्सन को सारे पॉपुलेशन में नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं जैसे कि एक 1 सेकेंड 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बाद एक पर्टिकुलर गैप के बाद हम इंडिविजुअल को उठाएंगे, लाइक एवरी केथ इंडिविजुअल, एवरी nth इंडिविजुअल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम के को 5 से रिप्लेस कर देंगे तो एवरी फिफ्थ इंडिविजुअल को हम अपने सैम्पलिंग में इंक्लूड करेंगे। फोर्थ हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है कि जो पॉपुलेशन में से हमारे पास अवेलेबल है सैम्पल्स हम उनको चूज कर लेंगे जैसे कि क्वेश्चनिंग पीपल एट मॉल। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिक्रूट करते हैं अदर को। जैसे मेरा एक पार्टिसिपेंट है, उसको हमने बोला कि आप दूसरों को लेके आओ, वो ऐसे ऐसे करके हमारे पास दूसरे पार्टिसिपेंट लेके आएगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है सैम्पलिंग टेक्निक्स का? ये हमारा कॉस्ट और टाइम रिड्यूस कर देता है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को कंडक्ट के लिए स्टडी कंडक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा रैदर देन एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो अच्छे से रिप्रेजेंट की गई हो और इसमें वैलिडिटी इम्पैक्ट होता है और जनरलाइजेबिलिटी भी होती है रिजल्ट्स की। तो ये हमने देखा सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है केस स्टडीज़ वर्सेस पार्टिसिपेंट्री रिसर्च। तो केस स्टडीज़ क्या होती है? केस स्टडीज़ होती है इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ सिंगल पर्सन, किसी सिंगल पर्सन या ग्रुप की इन डेप्थ स्टडी, राइट। उसके बाद पार्टिसिपेंट्री रिसर्च होती है कि किसी पीपल जो हैं
रिसर्च प्रोसेस में उनको हम इन्वॉल्व करें। और केस स्टडी में हम क्या-क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया, राइट। पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हम यूज़ कर सकते हैं वर्कशॉप्स, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह। तो इसमें केस स्टडी में रिसर्चर का रोल होता है ऑब्जर्व करना, बल्कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च में जो रिसर्चर होता है उसका रोल होता है रिसर्च को अच्छे से कंडक्ट कराना और खुद भी सीखना। ठीक है। आउटकम क्या-क्या होते हैं केस स्टडी के, कि हमें एक स्पेसिफिक केस की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। वहीं अगर हम पार्टिसिपेटरी रिसर्च को देखें तो हमें एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज मिलती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं? एरर्स नॉट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग मेथड और सैम्पल साइज। इसका मतलब होता है कि जो एरर्स, ऐसे एरर्स जो सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग साइज से रिलेटेड नहीं होते, राइट। तो इसके बाद इसमें गलती से डाटा कलेक्ट करने, रिकॉर्ड लेने या एनालाइज करने में होती है। ठीक है। इसमें सोर्सेस क्या-क्या हो सकते हैं इसके? गलत मेजरमेंट, या फिर गलत गलत रिस्पॉन्स ले लिया हमने। जो इंटरव्यूअर है उसके बायसेस हो सकते हैं पर्सनल, डाटा एंट्री की मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, या फिर हम मिसिंग डाटा भी इसमें एक सोर्स हो सकता है किस चीज़ का, नॉन सैम्पलिंग एरर का। इसका एग्जांपल हो सकता है रिस्पोंडेंट मिस रिपोर्टिंग इनकम और स्किपिंग अ क्वेश्चन। ठीक है। मतलब अगर कोई जो रिस्पॉन्सर है वो या तो कोई क्वेश्चन छोड़ दे या तो वो स्किप कर दे। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ हमारा टॉपिक है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वर्सेस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो एक रिलेटिव वैल्यू होती है परसेंटेज में, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है। रिलेटिव मेजर एंड एब्सोल्यूट मेजर। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यूनिट होती है वो डाटा के बराबर ही होती है, और सीवी की जो होती है वो यूनिटलेस होता है क्योंकि वो परसेंटेज है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या-क्या यूज़ होते हैं? वो वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने में हमारी हेल्प करता है, किस-किस में, सेम यूनिट के अंदर। पर लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट होता है वो हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है वेरिएबिलिटी को अक्रॉस डाटा सेट विद डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है। जिनकी डिफरेंट यूनिट या डिफरेंट मीन है उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? सीवी से। एसडी या सीवी क्या बेटर है? एसडी जो है वो गुड है किस लिए? सेम यूनिट के लिए। और सीवी कब बेटर होता है? जब हमारी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं या फिर डिफरेंट स्केल्स होते हैं। इसमें अगर हम एक चीज़ को बोलें तो सीवी बेटर है जब वेरिएबल्स की यूनिट अलग हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम वर्सेस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ का ही टाइप होता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक बार ग्राफ है तो इसमें यहाँ पे हिस्टोग्राम में इनमें गैप नहीं होता, बल्कि बार ग्राफ में इनमें गैप होता है, बस इतना फ़र्क होता है। ठीक है। तो अगर ये ये जो आगे वाले दो हो गए वो बार ग्राफ का एग्जांपल हो गए, जो पीछे वाले दो हो गए वो हिस्टोग्राफ का एग्जांपल हो गए। जैसे इन दोनों के बीच में गैप है और इन दोनों के बीच में नहीं है। बार्स आर एडजेसेंट, नो गैप्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। हिस्टोग्राम किस लिए यूज़फुल होता है? डिस्ट्रीब्यूशन शेप को विजुअलाइज करने के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक लाइन ग्राफ होता है जिसमें हम मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये पॉइंट्स हैं, हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है। स्टार्ट्स एंड एंड ऑन द बेस लाइन, मतलब ये स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ पे ही जाके वो ख़त्म होगा। ठीक है। ये किस लिए यूज़फुल होता है? मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने के लिए। ओके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्या-क्या एग्जांपल हो सकते हैं? वो ईज़ियर होता है किस चीज़ के लिए? मल्टीपल डाटा सेट्स के लिए। और हमें ट्रेंड या चेंजेस जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में उसका क्लियर व्यू मिल जाता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शॉर्ट नोट्स। जो शॉर्ट नोट डिफरेंट सेशंस में पूछे गए हैं वो। फर्स्ट इसमें है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। इसका मतलब है कि हम जो जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं। ठीक है। ये एक्सप्लोर करता है किस चीज़ को? सोर्स को, लिमिट को, वैलिडिटी को, किस चीज़ की? नॉलेज की।
बी सेकंड हमारे पास है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो एक्सप्लेन करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निक होती है जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने में हमारी हेल्प करती है। किस चीज़ के थ्रू? डाटा के थ्रू, सैंपल डाटा के थ्रू। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। फोर्थ इसमें है ऑगीव कर्व। ऑगीव कर्व होता है ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF का ग्राफ होता है। ये यूजफुल होता है किस चीज़ के लिए? मीडियंस और परसेंटाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास है आउटलायर। आउटलायर एक डाटा पॉइंट होता है जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम वैल्यू हो जाती है जिसमें। ठीक है। इसके बाद है, पहले इसमें हम देखते हैं कि डाटा पॉइंट जो है वो सिग्निफिकेंटली अलग होता है दूसरों से, या तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है या तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। ठीक है। और ये मीन और रिग्रेशन रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है डाटा सेट में। सपोज अगर मैं आपको एक डाटा सेट दूं जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं और उसमें से 2 वैल्यूज़ 2 हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ एक एक बार है, तो इसमें मोड हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि वो मोस्ट टाइम्स आया है, दैट इज़ 2। तो इसके में नेक्स्ट है जेड स्कोर। क्या होता है? जेड स्कोर होता है कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन एक वैल्यू अलग है किससे? मीन से। इसका फॉर्मूला होता है z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन ये, इसका मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी। राइट। तो इसमें इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम समराइज करते हैं डाटा को किसके थ्रू? मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, SEM। ये एक एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसमें हम फैक्टर एनालिसिस और रिग्रेशन को कंबाइन करते हैं। ये सोशल साइंस में यूज़ होती है किस लिए? मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के लिए। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये आज का लास्ट टॉपिक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं वो रिक्वेट करते हैं दूसरों को। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था। जैसे एक सब्जेक्ट है S, वो रिक्रूट कर रहा है M को भी और P को भी, तो S क्या हो गया? एक स्नोबॉल सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है। ये हिडन या फिर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन के लिए यूज़फुल होता है। सपोज अगर हमें रिसर्च पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल रहे तो हम अपने ही पार्टिसिपेंट को कह रहे हैं कि वो और पार्टिसिपेंट लेके आए। राइट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डाटा टाइप्स के बारे में, केस स्टडीज, पार्टिसिपेंट रिसर्च के बारे में, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। ये सब हमने पढ़ा। ये बहुत इजी लैंग्वेज में, आपको समझने में भी कोई इशू नहीं हुआ होगा। मैंने इस सेशन को बायलिंगुअल ही रखा है। राइट। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थे BECS 184 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लो क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरी बेस्ड सवाल इसी तरह के आते हैं। राइट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और अगर आपको लगता है मैं इस वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप वो सजेशंस भी मुझे दो ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आप तक लाने का प्रयास करूँ। ठीक है। सेक्शन A की जो लॉन्ग आंसर्स की वीडियो है वो चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। तो अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।